तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आ चुकी है आपकी सबसे ज्यादा प्यारी इंग्लिश फैकल्टी कोमल मैम लेकर के क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 बेटा, जो कि है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया जो चैप्टर है आपका, ये बहुत बड़ा सा चैप्टर है। रीजन देखो ये है कि इसमें आपको 3 पार्ट्स मिल जाएंगे। तो 3 पार्ट से जो रहेंगे, इसमें से आज की वीडियो में हम सबसे पहला वाला पार्ट कवर करेंगे, जो कि है अ बेकर फ्रॉम गोवा, यानी कि गोवा का एक बेकर। अब यदि तुम इस चैप्टर का अर्थ समझना चाहो तो देखो, सबसे पहला वर्ड है कि ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। इंडिया मतलब तो जानते ही हो, हमारा प्यारा सा भारत देश। लेकिन क्या तुम्हें ग्लिम्सेस के बारे में पता है? ग्लिम्सेस का मतलब होता है कि थोड़ी थोड़ी सी झलक, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसके बारे में पूरे तरीके से न बताया जाए। तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का मतलब हो जाएगा कि ये जो चैप्टर्स आपको मिलेंगे, जो 3 पार्ट में हैं, उसमें आपको थोड़ी थोड़ी सी झलक मिलेगी, लेकिन पूरे तरीके से किसी भी चीज को डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। तो देखो 3 पार्ट है, तो पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। और पार्ट 1 जो कि आपका चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा, यानी कि गोवा में एक बेकर। वैसे तो बच्चा मैं जानती हूँ कि जैसे ही गोवा नाम आ जाएगा, वैसे ही तुम लोग के दिमाग में वो वाला सॉन्ग चलने लगेगा, तू खींच मेरी फोटो वाला। और वही इस वाला सॉन्ग चलेगा गोवा वाले बीच पे। लेकिन इस वाले चैप्टर में तुम्हें वो गोवा वाले बीच की बात नहीं मिलेगी। ये जो चैप्टर है ना, इस वाले में आपको क्या मिलेगा? एक बेकर के बारे में। बेकर जानते हो कौन होता है? अरे वही जो पावरोटी बनाता है, जो तुम डेली सुबह उठ करके चाय के साथ खाते हो। लेकिन ये कहाँ की? वो गोवा का बेकर होगा, और उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, कुछ ऐसा वहां का बेकर होता था जिसके की कैरेक्टर के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात तो आप यही याद रखोगे कि ये एक अलग से प्रकार का ड्रेस पहनता था, जो कि फ्रॉक की तरह होती थी। और वो जो ड्रेस होती थी बेटा, उसको हम कबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? वो जो ड्रेस होती है बेटा, उस ड्रेस को हम कहते हैं कबाई। ठीक है, इस ड्रेस को हम कहते हैं कबाई। ये तुम बिल्कुल ही मत भूलना, ये कबाई ड्रेस है। कौन? यानी कि गोवा में जो आदमी था, जो पावरोटी को सेल करता था, वो क्या करता था? कबाई नाम का एक स्पेशल टाइप का ड्रेस पहना करता था। और इसके पास में देखो एक बम्बू स्टफ है, ये देख रहे हो। इसी वजह से ये इमेज आपके लिए लगाया गया है, ताकि आप बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से इसको समझ जाओ। जैसे कि ये देखो, एक बम्बू स्टफ लगा हुआ है, और इस बम्बू स्टफ के ऊपर में यहाँ पर आपको एकदम प्यारे प्यारे से ऐसे ब्रेड देखने के लिए मीठे मीठे से मिलेंगे कि आपका मन करेगा बस बस मैम अब वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, पहले जाते हैं ब्रेड व्रेड खा करके आते हैं, उसके बाद पढ़ना वढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन बेटा नहीं, ध्यान से सुनो। पहली बात कि इसमें देखो, ब्रेड आपको जो रहेंगे ना, वो कई प्रकार के मिलेंगे। जैसे देखो, टोकरी के ऊपर जो इनके सर के ऊपर रखा हुआ है, वो दूसरा ब्रेड है। और इसके बाद जो इस बम्बू स्टफ में लगा हुआ है, ये दूसरा ब्रेड है। जैसे आप बैंगल जानते हो, जैसे ये देखो तुम्हारी मैम ने पहना हुआ है ना, तो ये मान लो बैंगल है, वो जो चूड़ियां पहनती हैं। तो इसी तरीके से जो सर्कल में का रहेगा, उसको बैंगल वाले ब्रेड बोला जाता है। और बाकी जो नॉर्मल टाइप्स के होंगे, थोड़े फूले वाले, पचके वाले, अलग अलग टाइप के, तो उनके अलग अलग नेम हो जाते हैं। अभी चलो हम इस चैप्टर को अपने स्टार्ट करते हैं। लेकिन बेटा, बिफोर वी start our today's chapter, firstly we need to understand about some important vocabs of this chapter, because without understanding these vocabs you will be unable to understand your chapter. So let's get started. सबसे पहले यहाँ पर देखो, कुछ मेन vocabs हैं जिसमें कि इसमें से आपको देखो इतने वो कैश मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, गिनती के 10 से 12 मिलेंगे, लेकिन जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला है नोस्टैल्जिकली। तो इसका मतलब होता है पुरानी सुखद यादों को ताजा करना। जैसे कि इसमें आपको जो नरेटर मिलेंगे ना, वो अपने बचपन की स्टोरी को डिस्क्राइब करेंगे। वो बताएंगे कि कैसे जब मैं छोटा था और छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे ही गोवा में ब्रेड को सेल करने वाला आदमी आ जाता था,
वैसे ही सारे लोग भीड़ लगा लेते थे। तो ये वहीं पर आपको ये वाला वर्ड मिल जाएगा जिसका कि मतलब हो जाएगा पुरानी सुखद यादों को ताजा करना। नेक्स्ट है पैडल। पैडल का मीन होता है गोवा के पारंपरिक नान बाई या फिर बेकर। वैसे तो देखो पैडल का मतलब होता है पैदल चलने वाला, ठीक है। ये देखो ये वर्ड है पैडल, इसका मतलब होता है पैदल चलने वाला। ठीक है बच्चा, ये देखो वर्ड है पैडल, इसका मतलब होता है पैदल चलने वाला। लेकिन जानते हो ना हमारे यहाँ कोई बुधवार को पैदा होगा तो उसका नाम बुद्धू रख देंगे, कोई मंगलवार को पैदा होगा तो उसका नाम मंगरू रख देंगे, कोई सोमवार को पैदा होगा तो उसका नाम सोनू रख देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो पैडल था, यानी कि पहली बात ये है कि वो जो ब्रेड सेल करने वाला आदमी था बेटा, वो पैदल चल करके आता था। अब वो पैदल चल करके आता था, इसी वजह से उसका नाम पैडल रख दिया गया था। अब इसके बाद में नेक्स्ट है हेराल्ड। हेराल्ड का मतलब होता है किसी के आने की सूचना देना या फिर संकेत को देना। जैसे कि बच्चों को पता कैसे चलता था कि जो पैडल अंकल है वो आ चुके हैं, तो क्योंकि वो अपने हाथ में एक बम्बू स्टाफ को लिया रहता था और उसमें से झमझम का आवाज निकलता था। तो जैसे ही वो झमझम का आवाज निकलता था, घर की मालकिन बाहर आ जाती थी और जो पैडल होता था वो मालकिन नमस्ते करते हुए सबको चला जाता था। बच्चों को तो वो मना करता था कि अरे हटो यहाँ से, तुम लोग कहाँ से चले आए हो। अब लेकिन जानते ही हो बच्चे तो बच्चे होते हैं, कभी वो नीचे खड़े होकर के देखेंगे, कभी बगल में खड़े होकर के। कुछ बच्चे तो इतने शरारती थे बेटा कि वो छत पर खड़े होकर के देखने लग जाते थे। अब इसके बाद में नेक्स्ट है जिंगल। जिंगल का मतलब होता है खनखनाहट या फिर घंटी की आवाज। जहां कहीं भी आपको ये वर्ड जिंगल मिल जाए समझ जाना कि ये खनखनाहट या फिर घंटी की आवाज के लिए है और साउंड इसका हो जाएगा झनझन। क्या हो जाएगा? झनझन की आवाज। अब इसके बाद नेक्स्ट है बम्बू स्टाफ। बम्बू स्टाफ का मतलब होता है बांस का डंडा। जैसा कि मैंने आपको बताया जो पैडल था वो बांस का डंडा लेकर के आता था, तो वही हो जाएगा आपका बम्बू स्टाफ। बम्बू स्टाफ का मतलब बेटा बांस का डंडा। इसके बाद में नेक्स्ट है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब होता है पुरानी संस्कृतियां, परंपराएं जो कि पुराने समय से चली आ रही हो। अब जैसे देखो हमारे यहाँ किसी का शादी विवाह होता है ना, तो कुछ दिलाए चाहे न दिलाए, लेकिन लड़की के घर से हंडा परात जरूर दिया जाता है। यानी कि तुम्हारा विवाह हो रहा है और यदि हंडा परात न दिया जाए तो फिर उस विवाह का कोई मतलब नहीं। लगता है कि कोनो सामान नहीं दिए हैं। लेकिन यदि कोई इंसान कुछ न दे, केवल हंडा परात ही दे दे, फिर भी ऐसा लगने लगता है कि हाँ अरे हंडा परात लेकर के आए हैं, बहुत अच्छे हमारे घर वाले दिए हैं। तो इसी तरीके से जो गोवा की बात होती थी, वहां के ट्रेडिशन में ये रहता था, जैसे कि जब किसी लड़की की शादी होती थी तो उसकी जो मम्मी रहती थी वो अपने लड़की के लिए सैंडविच बनाती थी। और तो और साथ में कुछ ट्रेडिशन चीजें भी थी जो कि ब्रेड से रिलेटेड थे। जैसे कि अभी के बम्पर सिस्टम में तुम लोग खूब पूरी खाते होगे, देखते होगे कि कहीं पर भी जाओ कॉफी, मंचूरियन, चाउमीन, पता नहीं क्या क्या एकदम जरूरी है कि रहता ही रहता है। उसी तरीके से जब गोवा में किसी का शादी होता था तो ब्रेड इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि वो हमेशा ही उसमें रहता था। और देखो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि भले ही आज के समय में जिसने ब्रेड को बनाने का स्टार्ट किया था वो आदमी ना हो, लेकिन फिर भी उसके जितने बच्चे हैं या फिर हम कह सकते हैं जितने वंशज हैं, वो सारे लोग अभी भी ब्रेड को बनाने का काम करते हैं और अभी भी ब्रेड को खाया जाता है। और अब तो केवल गोवा में ही नहीं, भारत में सारे जगह पर खाया जाता है। हाँ, और तुम लोग से ज्यादा अच्छा कौन समझेगा? तुम लोग तो ज्यादा सुबह उठ करके चाय के साथ में ब्रेड ही खाते होगे, तो तुम सब इसको ज्यादा रिलेट कर पाओगे। इसके बाद में नेक्स्ट है फर्नेस। फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। भट्टी जिसमें कि ब्रेड सेकी जाती है। भट्टी जानती हो ना, कहीं तुम्हारे आसपास कोई लोहार आदमी हो तो तुम देखे होगे कि एक भट्टी रहती है, लेकिन उसमें तो लोहा सेका जाता है। लेकिन बेटा जो गोवा में था फर्नेस, वो वाला भट्टी था जिसमें कि ब्रेड को सेका जाता था। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सटिंग्विश्ड। तो एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझ जाना, आग का। अब इसके बाद नेक्स्ट है प्लम्प फिजिक्स। तो प्लम्प फिजिक्स का मतलब होता है
भरा हुआ शरीर, जैसे वहां के जो लोग थे ना गोवा के, तो वैसे तो तुम कहोगे कि मैम जो ब्रेड व्रेड खाता है उसका शरीर एकदम खराब हो जाता है, फूल जाता है, लेकिन उस समय में वो जो ब्रेड था वो इतना ज्यादा टेस्टी होता था और एकदम प्रोटीन से भरपूर होता था कि जितने लोग उसको खाते थे उनको लोग कहते थे कि अरे तुम्हारा शरीर तो एकदम कटहल की तरह हो गया है। जैक फ्रूट जानते हो ना, जैक फ्रूट मतलब बेटा कटहल होता है, लेकिन जब जैक फ्रूट कहते थे तो इसका मतलब ये नहीं होता था कि तुम एकदम कटहल की तरह हो गए हो, इसका मतलब ये होता था ना कि तुम्हारा शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट और एकदम अच्छा हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका टेस्टी मनी। तो टेस्टी मनी का मतलब होता है प्रमाण या फिर सबूत का मिलना। नेक्स्ट है बोल। बोल होता है एक प्रकार की मीठी रोटी, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जो ब्रेड था वो कई अलग अलग प्रकार का बनता था, तो इसी में से आपको एक बोल भी मिल जाएगा जो कि एक प्रकार की मीठी रोटी ही है। लेकिन ये भी ध्यान रखो जो बच्चे थे उनको सारे प्रकार की मीठी रोटी नहीं पसंद थी, वो केवल एक स्पेशल प्रकार के ब्रेड के लिए भागते थे, तो वो कौन सा था चलो आगे बताते हैं। नेक्स्ट है कबाई। कबाई मैंने आपको बताया ही कि बेकर द्वारा पहनी जाने वाली एक लंबी टाइप की फ्रॉक, तो ये हो गया कबाई। नेक्स्ट है आपका पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब होता है बेटा अजीब या फिर विशेष। नेक्स्ट है प्लग। प्लग मतलब तोड़ना या फिर खींचना। तो देखो ये वो इंपॉर्टेंट वोकैब थे जो कि बिना जाने तुम इस बहुत प्यारे से चैप्टर को नहीं समझ पाओगे, तो आई होप कि तुम लोग ने इसको लिख लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब ये देख करके मत समझ आना कि अरे मैम ये आदमिया को ना लग रहा है कहीं देखे हैं इतने मोटे आदमी ये यहाँ पे कर क्या रहा है। तो पहली बात तो ये समझ जाओ कि हम यहाँ पर दो मेन कैरेक्टर को देखना स्टार्ट करेंगे, यानी कि पूरा जो चैप्टर है आपका उसमें आपको दो मेन कैरेक्टर मिलेंगे बेटा। अभी कौन कौन से मिलेंगे मैम? तो पहला मिल जाएगा आपको बेकर। बेकर को बेटा पेडर के नाम से भी जाना जाता था। मैंने आपको बताया ना कि जो इंसान पैदल चलता है उसको पैडर बोलते हैं। अब बोलोगे मैम याद कैसे रखे, अंग्रेजी ऐसा सब्जेक्ट है ना दिमागवा में घुसता ही नहीं है, तो देखो ऐसे याद रखोगे। प से पैदल हो गया, प से पैडर हो गया, यानी कि जो इंसान पैदल चलेगा वो पैडर कहलाएगा। तो समझ गए, सबसे पहला आप बेकर या पैडर के बारे में देखोगे। दूसरा आपको दो ही मेन कैरेक्टर मिलेंगे, दूसरे हैं आपके नरेटर या फिर ऑथर। तो चलो सबसे पहले वाले के बारे में देख लेते हैं, बेकर या फिर पेडर के बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में देखो आपको क्या पता चलेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस चैप्टर, यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर है बेटा इस चैप्टर का वो केवल एकमात्र यही इंसान है, हंसमुख से चेहरे वाला प्यारा सा इंसान जो कि है बेकर या फिर पैडर। आइडेंटिटी की बात करें यानी कि पहचान इसकी क्या है, लोग कैसे इसको पहचानेंगे कि यही बेकर या पैडर था। सो ही इज कॉल्ड अ पैडर इन गोवा, यानी कि गोवा में जो था ना इस इंसान को पैडर कहा जाता था। जैसे गोवा में आप किसी को बोल दोगे कि अरे पैडर आ गया, तो बस बस वो समझ जाएंगे कि हाँ ऐसा है कि जो इंसान ब्रेड को सेल करता है वो आ गया है। इसके बाद में दूसरा है कि उसका ड्रेस कैसा होता था, तो एक नहीं दो बार मैंने आपको बता दिया कि वो एक कबाई नाम का ड्रेस पहनता था। ही यूज्ड टू वियर अ कबाई अ लॉन्ग फ्रॉक, यानी कि एक लंबा सा फ्रॉक की तरह होता था जिसको कि कबाई कहते थे, तो ये वही पहनता था। बट लेटर ही स्टार्टेड वियरिंग हाफ पैंट, यानी पहले तो वो बड़ा सा फ्रॉक पहनता था जिसको कबाई बोला जाता था, लेकिन ये हमेशा नहीं चला। बाद में उन इंसानों ने बड़े बड़े पैंट को पहनना स्टार्ट कर दिया, और वो जो पैंट था वो जो आपके नी है घुटने हैं ना ही उसके नीचे था ना ही ऊपर में था, यानी कि ना ही वो शॉर्ट था ना ही लॉन्ग था, आधे से ज्यादा पैर को ढकता था, तो इसीलिए उसको क्वार्टर पैंट्स कहा जाता था। तो इसके बाद इन लोगों ने ये पहनना स्टार्ट कर दिया। पर्सनालिटी की बात करें बेटा कि उसकी पर्सनालिटी कैसी होती थी, तो ही वॉज लाइक अ फ्रेंड, वो बिल्कुल एक दोस्त की तरह रहता था। गाइड टू द चिल्ड्रेन, और बच्चे उसके पास चले जाते थे। ही हैड अ प्लम्प फिजिक, यानी कि उसके पास एक अच्छा सा हृष्ट पुष्ट वाला शरीर होता था, जैसा कि इस डायग्राम में तुम बेटा देख ही पा रहे हो कि जो इंसान ब्रेड को बना रहा है उसका शरीर कितना मोटा तगड़ा सा अच्छा वाला है, हेल्दी वाला। अब इसके बाद which was a testament to his happiness and success,
अच्छा जानते हो ना, किसी का शरीर अच्छा होगा तो फिर उसकी आधी दुनिया सही है, मतलब कि उसका स्वास्थ्य सही है तो फिर सारी चीजें सही है। तो कारण ये था कि वो लोग काफी ज्यादा हृष्ट पुष्ट रहते थे, इसी वजह से वो खुश भी थे। और जो ये ब्रेड का धंधा चलता था ना उस समय, वो काफी ज्यादा अच्छा चलता था। अच्छा चलने का मतलब अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, तो वो लोग समृद्ध भी थे, यानी कि प्रॉस्पेरियस भी थे। अब देखो, ये भी जनरल एग्जाम में आ सकता है कि ये जो पैडर था वो अपने हिसाब किताब को कैसे लिखता था। तो सुनो, सबसे पहली बात कि जब वो आता था बम्बू स्टाफ को लेकर के, तो उसमें से झमझम का साउंड निकलता था। ऐसे वो उसको पीटता था तो झमझम का साउंड निकलता था, जिसकी वजह से बेटा वहां के जितने बच्चे थे वो समझ जाते थे कि पैडर अंकल आ चुके हैं, चलते हैं उनके पास, हम लोग को ब्रेड मिल जाएगा। अब इसके बाद दूसरी बात कि जब वो जाता था तो घर की जितनी मालकिन होती थी सबको नमस्ते करके जाता था। और इसके बाद में चलो अब इसके आगे में देखते हैं। अब ये भी ध्यान रखो, जब उसका 1 महीने का हिसाब पूरा हो जाता था, यानी कि जो जितनी चीज लेता था, जितना खा पी लेता था, जब उसका पूरा कंप्लीट हो जाता था, तो 1 मंथ के लास्ट में, कब बेटा, 1 मंथ के लास्ट में जो दीवार होता था ना उस पर वो पेंसिल से, वैसे तो चैप्टर में आपको पेंसिल दिया गया है, लेकिन पता नहीं उस जमाने में पेंसिल था कि नहीं, और वो मतलब किसी चिक्का को लेकर के, किसी चीज को लेकर के वो ऐसे दीवार पर हिसाब किताब लिख देता था कि आपने इतने महीने में इतनी चीजें ली हैं, इतना खाया है, आपका हिसाब इतना हो गया। दीवार पर आराम से ऐसे सारे हिसाब को लिख देता था और एकदम उसका बिजनेस अच्छा खासा चल जाता था। ये भी याद रखना, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि कैसे हिसाब किताब लेता था। अब चलो इसके बाद सिग्निफिकेंस की बात करें कि ये जो ब्रेड वाला था उसका इतना महत्व क्यों था। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है बेटा महत्व। सिग्निफिकेंस का मतलब समझ जाओ, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। सो एनी वेडिंग, यानी कि किसी भी शादी में, फेस्टिवल, किसी भी त्योहार में, और पार्टी, किसी भी पार्टी में, इन गोवा, यानी कि गोवा में, इट वॉज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट विदाउट हिम, यानी कि गोवा का कोई भी शादी हो, पार्टी हो, कोई भी त्योहार हो, लेकिन पैडर के बिना वो अधूरा माना जाता था, क्योंकि वहां पर ब्रेड नहीं होता था तो लोग उसको अधूरा मानते थे। और यकीन मानो उस समय में ना ये जीवन का इतना अभिन्न हिस्सा बन गया था कि उस घर के जितने लोग रहते थे कोई भी कभी भी भूखा नहीं सोता था, क्योंकि उस घर के जितने नौकर होते थे, बच्चे होते थे, बूढ़े होते थे, जवान होते थे, जितने भी आदमी, महिलाएं, औरत होते थे, सारे लोग इस ब्रेड को खा करके सो जाते थे यदि खाना ना मिला तो, और कोई भी भूखा नहीं सोता था। तो सबसे पहला आप जान गए कि बेकर के बारे में कैसे लिखोगे और इसका क्या क्या महत्व था। अब इसके बारे में जब हम नरेटर या ऑथर की बात करेंगे तो सबसे पहली बात क्या है, ही इज रिकॉलिंग चाइल्डहुड मेमोरीज, यानी कि बेटा जो ऑथर थे ना वो क्या कर रहे थे, वो अपने बचपन की यादों को याद कर रहे थे। आखिर तभी तो वो लिख रहे थे कि बचपन में हम लोग ऐसे थे तो ऐसा हो रहा था। इंट्रोडक्शन की बात करें so the author tells us about the old Portuguese days and their famous loaves, जिसको कि बेटा ब्रेड भी कहा जाता है। ये देखो दो वर्ड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, पहला है लोव्स, यदि आपको ये ना याद हो तो इसी का दूसरा नाम है ब्रेड, इसी का दूसरा नाम है ब्रेड। जैसे कि मान लो ना कि स्कूल में तुम्हारा एकदम अच्छा सा नाम है सनी यादव, लेकिन घर पे तुमको लोग क्या बुलाते हैं, सनिया चल इधर आओ, ऐसे बुलाते हैं ना। यानी कि जैसे एक इंसान के दो नाम होते हैं, वैसे ही ब्रेड को भी ब्रेड भी कहा जाता था और लोब्स भी कहा जाता था। तो दो में से तुम्हें जो भी याद हो याद कर लेना, लेकिन हाँ जानते भी रहना इसको कि ब्रेड को लोब्स भी कहा जाता था। और ये जो पोर्चुगीज है इसका मतलब होता है पुर्तगाली, इसका मतलब होता है बेटा पुर्तगाली। यानी कि जो नरेटर है वो हमें ये बताते हैं, वो अपने पुराने पुर्तगाली वाले समय को याद कर रहे होते हैं और हमें बताते हैं उस समय के फेमस ब्रेड के बारे में। अब जब हम इनके चाइल्डहुड मेमोरीज की बात करेंगे, सो द ऑथर रिकॉल्स हाउ ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड रन अवे व्हेन दे हर्ड द जिंगल ऑफ द बेकर्स बम्बू। यानी कि आपको ऑथर बताते हैं
कि कैसे जब वो छोटे से थे तो वो और उनके दोस्त मिल करके तुरंत भाग करके चले जाते थे जब वो सुनते थे जिंगल की आवाज। अब जिंगल मतलब जानते ही हो, पैडल के बम्बू का आवाज। जैसे ही वो सुनते थे दौड़ करके चले जाते थे। व्हेन ही अराइव्ड यानी कि जब भी वो आता था, दे वर एक्साइटेड फॉर ब्रेड बैंगल्स। अब देखो जैसे ना, जिसको कि आज के समय में डोनट कहा जाता है, डोनट तुम जानते हो ना, जो ऐसा बेटा सर्कल की तरह होता है इस तरीके से। आज के टाइम में देखोगे ना, एकदम खूब अमीर वाला जो बच्चा रहता है वो उसको कहता है डोनट, और इसी को लेकर के खाता है, रंग बिरंगा होता है। तो अभी तो ये रंग बिरंगा होता है, तुमको टीवी में पिक्चर में कहीं देखने के लिए मिल जाएगा बेटा। लेकिन उस टाइम में ये रंग बिरंगा नहीं होता था, ये ब्रेड से बना हुआ ऐसे मीठा टाइप का रोटी होता था, और बच्चों को यही वाला ज्यादा पसंद था। वैसे तो ब्रेड बहुत सारे टाइप के थे, मोटे से थे, बड़े से थे, अलग अलग उसका साइज था, आकार था, लेकिन बच्चे सबसे उतना प्यार नहीं करते थे। बच्चे जब भी दौड़ते थे वो केवल इसी वाले ब्रेड बैंगल के लिए दौड़ते थे। अब यदि तुम्हें ना याद हो कि मैम इसको याद कैसे रखना है, तो जैसे देखो कोई भी जो चूड़ी होता है उसको बैंगल बोला जाता है, और ये जो ब्रेड का साइज है वो ऐसे सर्कल में ही है, तो सर्कल यानी कि बैंगल की तरह है, और ये ब्रेड से बना है, इसी वजह से इसको ब्रेड बैंगल कहा जाता था। ब्रेड लाइक स्वीट कॉर्न की तरह इंस्टेड ऑफ ब्रेड लो, ब्रेड लोस यानी जो अलग अलग प्रकार के ब्रेड थे उनके लिए बच्चे उतने पागल दीवाने नहीं थे जितने कि इस ब्रेड बैंगल के लिए थे। तो ये हो गया आपके ऑथर के बारे में। अभी देखो हम चैप्टर की समरी को रीड करना स्टार्ट करेंगे बेटा। तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, सबसे पहला हमने कई सारे पार्ट में करके रखा है ताकि आपके जितने भी एमसीक्यू रहेंगे वो लाइन बाय लाइन तैयार होते जाएंगे। वेरी शॉर्ट वाले भी तैयार होंगे, शॉर्ट वाले भी तैयार होंगे, और लॉन्ग भी तैयार हो जाएंगे, बस तुम अच्छे से चैप्टर को समझ लो। देखो क्या है, द पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस द स्टोरी स्टार्टेड बाय रिमेम्बरिंग द ओल्ड पोर्चुगीज डेज, यानी कि ये जो स्टोरी है वो पुराने पुर्तगालियों के समय को याद करते हुए ही शुरू होता है। द पोर्चुगीज वर फेमस फॉर देयर लीव्स ऑफ ब्रेड, यानी कि जो पुर्तगाली थे वो फेमस थे किस वजह से, अपने ब्रेड के लिए फेमस थे। जैसे कि हम ही लोग मान लो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो कभी कभी लगता है कि वह अंग्रेजी किसने बना दिया, क्यों ही पढ़ना पड़ता है, पता नहीं कौन लेकर के आ गया। तो जैसे कि बेटा ब्रिटिश लोग आए थे, वो अंग्रेजी छोड़ करके चले गए, अभी हम लोग अंग्रेजी को रीड कर रहे हैं। वैसे ही पुर्तगाली लोग आए थे, वो ब्रेड को छोड़ करके चले गए, और अभी तक पूरी दुनिया ब्रेड को खा रही है। अब इसके बाद में although they have left इंडिया, यानी कि वैसे तो उन लोगों ने भारत को छोड़ दिया, द ट्रेडिशन ब्रेड मेकर्स बेकर्स एंड देयर ओल्ड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा। वैसे तो वो लोग आए थे, अब तो भारत को छोड़ करके चले गए, लेकिन अभी भी उनकी जो भट्टियां हैं, फर्नेस मतलब होता है मुन्ना भट्टियां, अभी भी उनकी जो ब्रेड को बनाने वाली भट्टियां हैं और जो ब्रेड मेकर्स हैं वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे वर्ल्ड में। अब इसके बाद में दूसरे पर चले तो क्या है, द एंट्री ऑफ अ बेकर, यानी कि बेकर कैसे आता था, लोगों को कैसे पता चलता था। सो द बेकर इज नोन एज अ पैडर इन गोवा, यानी कि जो बेकर था वो गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता था। इन द ऑथर्स चाइल्डहुड, यानी कि ऑथर के बचपन में द बेकर यूज्ड टू विजिट ट्वाइस अ डे। देखो एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है ना कि जो बेकर था या फिर जो पेडर था वो एक दिन में कितने बार आता था, तो वो 2 बार आता था, एक बार सुबह के समय में निकलता था, दूसरी बार शाम के टाइम में निकलता था। और पता है जब सुबह के टाइम में आता था तो जो बच्चे थे ना ही वो मंजन करने का सोचते थे, ना ही वो सोचते थे कि हम मुंह को धो लें, तुरंत ही जैसे ही उसके बम्बू स्टफ की आवाज सुनाई देती थी वो लोग तुरंत ही नींद से जल्दी उठ भी जाते थे, बस उसी को खाने के चक्कर में, और दौड़ करके पीछे भागने लग जाते थे। तो एक दिन में बेटा 2 बार पैडल आता था। इसके बाद में ही कैरीज अ बम्बू स्टाफ स्टिक, यानी कि वो एक बांस का डंडा लिया हुआ होता था, जैसा कि इस इमेज में तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, ये देखो बम्बू स्टफ है। इसके बाद दैट मेड अ थर्ड एंड जिंगल साउंड, जिसमें से कि ना बेटा झन झन की ऐसे साउंड निकलती थी। अब इसके बाद दिस साउंड वोक अप द चिल्ड्रेन, यानी कि जो बच्चे थे इसी साउंड की वजह से जल्दी उठ जाते थे। हु रैन टू
मीट हिम, और वो दौड़ करके तेजी से जाते थे कि हम जा करके पैडर अंकल से मिल जाएंगे। नॉट फॉर द ब्रेड लोस बट फॉर स्पेशल ब्रेड बैंगल स्वीट रिंग शेप्ड ब्रेड, यानी कि वो ब्रेड लोव्स के लिए नहीं जाते थे, वो किसके लिए जाते थे, वो केवल ये जो सर्कल वाला ब्रेड था, यानी कि ये जो ब्रेड बैंगल्स थे उसी के लिए जाते थे। तो ये हो गया दूसरा वाला कि जब बेकर आता था तो कैसा वहां पे सिचुएशन होता था, कैसा माहौल हो जाता था। अब इसके बाद जब बेकर के ड्रेस की बात करेंगे हम, देखो एग्जाम में भी आएगा कि बेकर कैसा ड्रेस पहनता था। तो यहाँ पर ये तुम देख करके जान ही जा रही हो कि बच्चे तो देखो जैसा पहने हैं बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन ये देखो जो बेकर है वो इतना लंबा सा फ्रॉक की तरह एक ड्रेस पहने हुआ है। देखो ये बड़ा सा फ्रॉक की तरह ड्रेस पहने हुआ है, जिसको कि बेटा हम लोग कबाई कहते हैं। अब देखो इसमें कैसे लिखोगे, इन द ओल्ड डेज यानी कि पुराने दिनों में बेकर वोर अ यूनिक लॉन्ग सिंगल पीस फ्रॉक कॉल्ड अ कबाई। यूनिक मतलब होता है कुछ अलग सा, अनोखा सा। इसका मतलब हो जाएगा बेटा अलग सा या फिर अनोखा सा। देखो एक चीज का ध्यान रखना, जो आपको कोमल मैम बताती है ना, वो एक एक लाइन का अर्थ इस वजह से निकालती हैं कि जैसे देखो यदि हमने यहाँ पर लिखा है कि इन द ओल्ड डेज, तो ये तुम्हें भूलना नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि पुराने समय में। हम चाहते तो केवल यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं, कारण देखो ये है कि पुराने समय में तो जो पैडर थे वो ऐसे लॉन्ग लॉन्ग फ्रॉक्स को वियर करते थे, लेकिन अभी के समय में वो ऐसा नहीं पहनते हैं। स्टार्टिंग में वो ऐसा पहनते थे, लेकिन इसके बाद में वो ऐसा नहीं पहनते, वो शॉर्ट वाले पैंट्स पहनना स्टार्ट कर दिए, जिसको कि क्वार्टर पैंट्स कहा जाता था। तो इसी वजह से ये वाला सेंटेंस यहाँ पर आ जाएगा बेटा कि इन द ओल्ड डेज। अब इसके बाद लेटर यानी कि बाद में दे स्टार्टेड वियरिंग शॉर्ट एंड ट्राउजर्स, यानी कि पहले तो वो कबाई पहनते थे, अब इसके बाद में उसके बाद उन लोगों ने शॉर्ट और ट्राउजर्स को पहनना स्टार्ट कर दिया। दैट वॉज शॉर्टर देन फुल लेंथ पैंट, जो कि जैसे हमारा फुल लेंथ वाला पैंट होता है उससे थोड़ा सा छोटा था, बट लॉन्गर देन हाफ पैंट, लेकिन हाफ पैंट से बड़ा होता था। ऑफन कॉल्ड थ्री क्वार्टर, जिसको कि थ्री क्वार्टर पैंट के नाम से जाना जाता था। तो ये हो गया कि बेकर के ड्रेस के बारे में। अब यदि हम बात करें कि जो ब्रेड था उसका गोवा के कल्चर में कितना ज्यादा महत्व था, इम्पोर्टेंस इन गोवन कल्चर, यानी कि गोवा के परंपरा में, गोवा के संस्कृति में कितना ज्यादा महत्व है इसका। कल्चर मतलब होता है बेटा संस्कृति या फिर परंपरा। तो देखो कितना ज्यादा महत्व था। सबसे पहला है अ बेकर वॉज इसेंशियल फॉर एवरी ओकेजन इन गोवा, यानी कि जो बेकर था वो गोवा के जितने भी त्योहार होते थे सारे त्योहारों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता था। मैरिज गिफ्ट यानी कि विवाह के जितने गिफ्ट होते थे उसमें यदि किसी ने ब्रेड नहीं दिया तो फिर ऐसा लगता था कि शादी अधूरा रह गया। These were incomplete without a sweet bread called a bowl, यानी कि बोल नाम का जो स्वीट ब्रेड होता था इसके बिना तो कोई मैरिज का गिफ्ट एकदम अधूरा अधूरा सा लगता था। और इसके बाद दूसरा है पार्टीज, कोई भी गोवा में पार्टी होती थी बिना ब्रेड के सब अधूरा लगता था। जैसे है ब्रेड वॉज अ मस्ट फॉर एनी फीस्ट एंगेजमेंट, किसी का भी एंगेजमेंट हो, शादी हो, कोई पार्टी हो, लेकिन बिना ब्रेड के सब कुछ अधूरा लगता था। अब इसके बाद अगला है द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर सैंडविच फॉर हर डॉटर्स एंगेजमेंट फेस्टिवल्स, यानी कि देखो जो महिला होती थी वो क्या करती थी, जब भी उसके डॉटर की शादी होती थी तो स्पेशल टाइप का सैंडविच बनाती थी, और वो ब्रेड की मदद से ही बनता है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फेस्टिवल की बात करें तो जैसे कि केक्स है, बोलिना है, वन नेसेसरी फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल। आप देखो जो ब्रेड थे ना उसके बहुत अलग अलग नाम थे, जैसे कि ब्रेड बैंगल्स हो गए, बोल हो गया, यहाँ पे बोलिना हो गया, देखो कितने नाम हो जाएंगे। सबसे पहला तो तुम ब्रेड जानते ही हो, जितने भी नाम है ना बेटा चलो सारे लिख देते हैं, बस तुम भूलना मत, सब लर्न रखना। जैसे देखो पहला हो गया मैम, पहला ब्रेड था,
इसके बाद बच्चे जिसके बहुत दीवाने थे वो ब्रेड बैंगल्स था। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट था शादी में वो बोल था। अब एक और जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है बोलिनहास। अब ये देखो सारे एक ही ब्रेड है लेकिन ये चारों उसके अलग अलग नाम है ना। ये चारों अलग अलग नाम है, बस थोड़ी थोड़ी अलग उसमें डिफरेंस आ जाता था, बाकी तो सारे ब्रेड ही हैं। अब इसके बाद में चलो नेक्स्ट पर चले तो ये है अ प्रॉस्परस प्रोफेशन। प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध और प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय। यानी कि गोवा में उस समय ब्रेड को बनाना जो था वो काफी ज्यादा अच्छा व्यवसाय था। जैसे कि अभी के समय में कुछ लोग का व्यवसाय ऐसा होता है कि कम पैसा मिलता है, कुछ लोग का ऐसा होता है कि ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन ये जो ब्रेड बनाने वाला व्यवसाय गोवा में था वो एकदम प्रॉस्परियस समृद्धि वाला व्यवसाय था, क्योंकि दिन रात सब आपके ब्रेड ही खा रहे हैं। फिर कारण भी ये है कि वो ब्रेड इतना ज्यादा हेल्दी होता था कि सारे लोग उसको खा करके एकदम हेल्दी वाले इंसान बन जाते थे। तो जो ब्रेड मेकिंग था वो उस समय में गोवा का प्रॉस्परस प्रोफेशन था। अब इसके बारे में देखो क्या है। अ प्रॉस्परस प्रोफेशन बेकिंग वाज अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। प्रॉफिटेबल का मतलब होता है बच्चा लाभकारी। प्रॉफिटेबल का मतलब हो जाता है लाभकारी बिजनेस इन दोज डेज, यानी कि उन दिनों में जो ब्रेड बेकिंग का बिजनेस था वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व्ड का मतलब होता है भूखा सोना, भूखा सो जाना या फिर भूखा सोना। तो जो बेकर थे और उसकी फैमिली थी या फिर गोवा में जितनी भी फैमिली थी वो कभी भी भूखी नहीं सोती थी। दे यूजुअली हैड अ प्लम्प फिजिक। प्लम्प फिजिक का मतलब जानते ही हो क्या, जैसे ब्रैकेट में यहाँ पर है अ प्लीजेंटली फैट बॉडी, यानी कि काफी अच्छा वाला शरीर। विच वॉज अ साइन दैट दे वर हैप्पी एंड वेल्दी। और किसी का अच्छा शरीर होना इसी चीज का साइन होता है कि वो काफी ज्यादा खुश है और वेल्दी है, यानी कि उसके पास पैसे भी हैं और खुशियां भी हैं। वरना तो तुम जानते ही हो कि आज के जमाने में किसी के पास यदि बहुत पैसे होंगे लेकिन खुशियां नहीं होगा तो वो इंसान कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, उसका शरीर अच्छा नहीं होगा, एकदम ऐसे कहते हैं ना सुखा के एकदम कोयला हो जाएगा। कोई इसकी बॉडी ऐसी लगेगी कि हाँ कितना ज्यादा दुनिया भर का टेंशन इसी को ले लिया है। लेकिन गोवा में ऐसा नहीं था। जो लोग भी ये ब्रेड वाला ब्रेड वाले प्रोफेशन में थे वो काफी ज्यादा खुश और वेल्दी हुआ करते थे। अब इसके बाद में क्विक रिवीजन समरी की बात करें कि जैसे मैम पूरे चैप्टर की समरी आप हमको ना एकदम थोड़े से टाइम में बता दो, तो क्विक रिवीजन समरी की बात करें तो एकदम अच्छे से याद रखो। बेकर का नाम क्या था, पैडर था, कहाँ पर, इन गोवा। पैडर नाम कहाँ पर था बेटा, गोवा में था। हिज स्टिक यानी कि उसकी लकड़ी किस चीज की थी, तो बम्बू स्टाफ की बनी हुई थी जिसमें से कि थग और जिंगल की आवाज निकलती थी। फेमस ब्रेड कौन कौन से थे, जैसे कि लोक्स भी ब्रेड था, बुल भी ब्रेड था, बुलिन्हा भी ब्रेड था, ब्रेड बैंकल जिसके बच्चे बहुत दीवाने थे वो भी एक टाइप का ब्रेड ही था। इसके बाद में अपीयरेंस की बात करें, यानी कि जो आदमी थे वो कैसे दिखते थे, तो जैक फ्रूट मतलब जानते हो, यानी कि जो आदमी थे वो कटहल की तरह दिखते थे। प्लम्प फैट यानी कि अच्छे वाले आदमी दिखते थे। अब इसके बाद में चलो पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उन सारे को हम वन बाय वन करके कवर कर लेते हैं ताकि बिल्कुल तुम्हें कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा, यानी कि गोवा में बेटा जो बेकर थे वो किस नाम से जाने जाते थे। तो अभी मैंने तुमको बताया कि प से पैदल चलना, प से पैदल, यानी कि जो लोग पैदल चलते थे उनको पैडर बोला जाता था और वो बेकर्स थे, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यही कहते हैं ना कि जानकारी होना समय को बचा लेता है। यदि तुम्हें पता होगा कि मैम पहला ही ऑप्शन पैडर करेक्ट है तो तुम तीन ऑप्शन नहीं पढ़ने जाओगे और तुम्हारा समय बच जाएगा। और जानते ही हो कि समय ही सब कुछ है, टाइम इज मनी, टाइम ही पैसा है, और खास करके बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद दूसरा, व्हाट वाज द टिपिकली ड्रेस ऑफ द बेकर इन गोवा ओल्ड डेज। देखो इसीलिए इन द ओल्ड डेज आपके कंटेंट में मिल गया था कि पुराने दिनों में जो एक विशेष प्रकार
प्रकार का कपड़ा बेकर लोग पहनते थे उसको क्या कहा जाता था? क्या वो शर्ट और ट्राउजर को पहनते थे? हाँ मैम, पहनते तो थे लेकिन वो ओल्ड दिनों में नहीं पहनते थे, वो आज के मॉडर्न टाइम में, वैसे उस ओल्ड के बाद वाले एरा में पहनते थे। शर्ट ट्राउजर तो सेकेंड टाइम में आया था। फर्स्ट टाइम में आया था कबाई, जो कि एक लॉन्ग फ्रॉक था। ये देखो सबसे पहले टाइम में पहनते थे बेटा, और ये दूसरे टाइम में, ठीक है। ये देखो सेकेंड टाइम में हो गया और ये वाला फर्स्ट टाइम में, तो इसको भूलना नहीं, याद रखना। अगर मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा यहीं पर चेंज हो जाता, इन द ओल्ड डेज के जगह मॉडर्न डेज हो जाता, तो फिर आपका ये कबाई से हट करके शॉर्ट और ट्राउजर में बदल जाता, लेकिन अभी ये कबाई सही है। अब इसके बाद में तीसरे वाले प्रश्न की बात करें तो क्या कह रहा है? द बेकर्स बम्बू स्टाफ मेड विच स्पेशल साउंड, यानी कि जो बेकर थे उनका जो बम्बू था, बांस से बना हुआ डंडा था, वो किस प्रकार का साउंड निकालता था? टिक टॉक का साउंड निकलता था। टिक टॉक तो अभी आया है ना, उस टाइम नहीं निकलता था। थर्ड एंड जिंगल का साउंड निकलता था, तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि झमझम का साउंड निकलना। अब इसके बाद चौथा क्या कह रहा है? What did the children usually look for in the baker's basket? यानी कि जो बेकर का बास्केट टोकरी होता था, उसमें किस टाइप के ब्रेड को बच्चे ज्यादा खोजते थे? लीव्स ऑफ द ब्रेड? तो बिल्कुल नहीं, लीव्स ऑफ द ब्रेड को बच्चे नहीं खोजते थे, ना ही वो सैंडविच को खोजते थे। वो खोजते थे बेटा ब्रेड बैंगल्स को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में पांचवें प्रश्न पर चले। वेयर वर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, यानी कि जो बेकर था वो अपने पूरे महीने का जो लेखा जोखा था वो कहाँ पर लिखता था, कहाँ पर रिकॉर्ड करता था? तो क्या वो किसी डायरी में लिखता था? तो नहीं मैम। क्या वो कंप्यूटर में लिखता था? बिल्कुल नहीं मैम। ऑन सम वॉल्स विद अ पेंसिल, यानी कि पेंसिल की मदद से घर के दीवारों पर लिखता था, तो बिल्कुल सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट वाला क्या है? विच स्वीट ब्रेड वॉज मस्ट फॉर मैरिज गिफ्ट। अब देखो मैंने बताया ना आपको कि ब्रेड तो ढेर सारे टाइप के थे, लेकिन अलग अलग विशेषता थी। तो बताओ कौन सा वाला ब्रेड था जो कि मैरिज गिफ्ट के लिए बहुत ज्यादा मस्ट था, यानी कि बहुत जरूरी था? तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, बोल। इसके बाद सातवां वाला प्रश्न क्या है? अ प्लम्प फिजिक और जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्ड दैट द बेकर वॉज, यानी कि प्लम्प शरीर का क्या मतलब है, और जैक फ्रूट यानी कि कटहल की तरह शरीर दिखने का क्या मतलब है? तो सिक यानी कि क्या वो बीमार दिखते थे? तो बिल्कुल नहीं। पुअर यानी कि क्या वो गरीब दिखते थे? तो बिल्कुल भी नहीं। प्रॉस्परस एंड हैप्पी, यानी कि वो समृद्ध और खुश दिखते थे। तो हाँ, बिल्कुल सी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद आठवां प्रश्न क्या है? व्हाट वाज मैंडेटरी फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल, यानी कि क्रिसमस और भी अलग प्रकार के त्योहारों के लिए कौन सा वाला ब्रेड था जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था? तो क्या वो सैंडविच था? बिल्कुल नहीं। टी एंड ब्रेड, चाय और ब्रेड था? तो बिल्कुल नहीं। केक्स एंड बोलिन्हा, जो केक्स थे और बोलिन्हा थे, ये बहुत ज्यादा जरूरी थे, यानी कि सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे आखिरी वाले दो प्रश्नों की बात करें तो नौवां वाला प्रश्न क्या कह रहा है? अच्छा, वो चीज सुने हो कि रुकेंगे हम भी नहीं और थकेंगे हम भी नहीं। तुम लोग तो थक सकते हो ना, लेकिन याद रखना, रुकेंगे हम भी नहीं और थकेंगे हम भी नहीं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े पहाड़ भी छोटे पड़ जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलो इसके आगे पर चलते हैं। नवा वाला प्रश्न क्या कह रहा है? इन द ऑथर से चाइल्डहुड, यानी कि ऑथर के चाइल्डहुड में हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर विजिट डेली, यानी कि जो बेकर था वो एक दिन में कितने बार आता था? अब तुम बताओ कितने दिन में आता था? एक बार आता था, दो बार आता था, तीन बार आता था, या फिर कई बार आता था? तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एकदम अच्छे से क्लियर करवाया कि वो एक दिन में दो बार आता था, एक बार सुबह के टाइम में और दूसरा शाम के टाइम में, यानी कि ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा।
10वें वाले प्रश्न पर चलो। व्हाट डज द ऑथर स्टिल रिमेम्बर अबाउट द ब्रेड, यानी कि ऑथर को अभी भी ब्रेड के बारे में वो कौन सी चीज याद है? इट्स प्राइस, उसका पैसा याद है? तो बिल्कुल नहीं, बच्चों को प्राइस से क्या मतलब, बस दौड़ करके जाना है, ले करके खा लेना है, जो पैसा वैसा रहेगा वो तो मम्मी पापा देखेंगे। इट्स सेफ, उसका सेफ याद था? तो नहीं। द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ द लोव्स, तो हाँ ये उसको एकदम अच्छे तरीके से याद था। अब ये देखो आपका एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। अब हम वेरी शॉर्ट वाले प्रश्नों की बात करते हैं, तो क्या है? व्हाट वाज द कबाई एंड हु वोर इट, यानी कि बताओ कबाई कौन है, मतलब कबाई कौन सी चीज है। लेकिन तुम ये तो समझ जाओगे कि वोर का मतलब होता है पहनना, यानी कि सीधा सा कबाई का मतलब हो जाएगा कि कोई कपड़ा। अब अगर पहनने वाली बात है तो कबाई का मतलब तो कोई कपड़ा ही हो जाएगा ना। तो मैंने आपको बताया कि उस टाइम में जो ब्रेड को सेल किया करते थे वो एक स्पेशल टाइप का कपड़ा पहनते थे जो कि कबाई कहा जाता था। तो बस यही आंसर आपको लिख देना है। कबाई वॉज अ ट्रेडिशनल ड्रेस वर्न बाय द बेकर्स इन गोवा, यानी कि जो कबाई है वो एक पारंपरिक प्रकार का ड्रेस है जो कि गोवा में बेकर्स के द्वारा पहना जाता है। It was a single piece long frock that reaches down to the knees. ये एक बड़ा सा सिंगल पीस वाला लॉन्ग फ्रॉक होता था जो कि घुटने तक का होता था। दूसरे प्रश्न की बात करें तो क्या है? When did the baker collect his bill, यानी कि जो बेकर था वो कौन से टाइम में अपने बिल को कलेक्ट करता था? So the baker usually collected his bills at the end of the month, यानी कि पूरे दिन खिलाने के बाद मंथ के आखिरी टाइम में वो दीवार पर जा करके पेंसिल की मदद से अपने बिल को लिख देता था। He used to record his monthly account on some walls on the house with a pencil, यानी कि पेंसिल की मदद से दीवारों पर लिख देता था। अब इसके बाद बच्चा, इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन पर जो कि दो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला क्या है? व्हाई वाज द बेकर्स फर्नेस इसेंशियल इन गोवन विलेज, यानी कि जो बेकर का फर्नेस है वो गोवा के विलेज में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? तो आंसर आप क्या दोगे बेटा इसमें? द बेकर्स फर्नेस वाज इसेंशियल बिकॉज गोवन सोसाइटी एंड रिलीजियस लाइफ इवॉल्व्ड अराउंड ब्रेड, यानी कि जानते ही हो यदि कहीं पर ब्रेड का इतना ज्यादा बोलबाला चल रहा है तो जो पूरा गोवा का जीवन है वो ब्रेड के आसपास ही घूम रहा है और इसी वजह से ब्रेड वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैरिज गिफ्ट वर इनकम्प्लीट विदाउट द स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, यानी कि बोल नाम का जो ब्रेड था उसके बिना तो शादी का गिफ्ट बिल्कुल इनकम्प्लीट माना जाता था। सिमिलरली इसी तरीके से अ मदर हैड टू प्रिपेयर सैंडविचेस फॉर हर डॉटर्स एंगेजमेंट, यानी कि एक जो मम्मी थी उनको अपने डॉटर के एंगेजमेंट में सैंडविच को बनाना पड़ता था। एंड केक्स और बोलिनहास वर मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल, जैसे कि केक्स और बोलिन्हा नाम के जो ब्रेड थे वो क्रिसमस के साथ में और भी जो फेस्टिवल होते थे सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे। अब इसके बाद में चलो प्रश्न संख्या दूसरे पर चले तो क्या है? हाउ डिड द बेकर मेक हिज म्यूजिकल एंट्री इन द मॉर्निंग, यानी कि किस प्रकार का साउंड निकाल करके बेकर सुबह में आता था। सो द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री विद द थर्ड एंड जिंगल ऑफ हिज स्पेशल मेड बम्बू स्टाफ, यानी बांस के बने हुए बम्बू स्टाफ से एक स्पेशल टाइप का झंझन टाइप का आवाज निकलता था और उसी तरीके से वो आता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, यानी कि एक तो एक हाथ से अपने सर पर जो टोकरी रखा रहता था उसको पकड़ लेता था, while द अदर हैंड बैंगल द बम्बू, और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ लेता था ऑन द ग्राउंड टू क्रिएट अ यूनिक साउंड टू वेक अप द विलेजर्स, और इस तरीके से वो बजाता था कि जो गांव वाले होते थे वो जाग जाते थे, खास करके बच्चे जाग जाते थे और उठ जाते थे। तो ये हो गया बेटा शॉर्ट वाला। अब इसके बाद में चलो हम लॉन्ग वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें आपको क्या है? बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, यानी कि पुराने समय में जो बेकर्स थे ब्रेड को बनाने का काम करते थे उनके लिए बेकिंग करना एक लाभकारी व्यवसाय होता था।
एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द चैप्टर अ बेका फ्रॉम गोवा। यानी कि ये जो चैप्टर है अ बेका फ्रॉम गोवा, इसी चैप्टर की मदद से इस लाइन को एक्सप्लेन करना है कि आखिर क्यों पुराने समय में ब्रेड बनाना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होता था। तो आप जानते ही हो कि इन द ओल्ड डेज ऑफ गोवा, यानी कि गोवा के पुराने समय में बेकिंग वॉज अ वेरी प्रॉस्परस एंड रिस्पेक्टेड प्रोफेशन। यानी कि जो ब्रेड बनाने वाला व्यवसाय था वो काफी ज्यादा समृद्धि वाला और सम्मानित व्यवसाय था, क्योंकि सारी चीजें गोवा की उसी चीज से चलती थी। इसके बाद सिंस ब्रेड वाज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी फेस्ट, वेडिंग एंड फेस्टिवल, जितने भी त्योहार होते थे, शादी विवाह होते थे, पार्टियां होती थी, सभी जगह पर ब्रेड का रहना बिल्कुल मस्ट होता था। इसके बाद द बेकर ऑलवेज हैड प्लेंटी ऑफ वर्क। प्लेंटी ऑफ वर्क का मतलब होता है बहुत ज्यादा काम होना। प्लेंटी ऑफ वर्क का मतलब होता है बेटा बहुत ज्यादा काम होना, बहुत ज्यादा काम होना। अब देखो बेकर के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि हर जगह उसको ब्रेड को सेल करना है, तो इसी वजह से उसके ऊपर प्लेंटी ऑफ वर्क रहता था। द डिमांड फॉर लोव्स बोल एंड केक्स वाज वेरी हाई। अब हर जगह यूज होते थे, इसीलिए इसके जो डिमांड था वो काफी ज्यादा हाई था। द ऑथर मेंशंस दैट द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्वेड। और जो ऑथर है ये हमें बताते हैं कि जो बेकर था और बेकर की जो फैमिली थी कभी भी वो भूखे नहीं सोते थे। दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। वो हमेशा ही खुश दिखाई देते थे और समृद्ध दिखाई देते थे। देयर प्लम्प फिजिक, फिजिक मतलब प्लम्प फिजिक मतलब होता है बेटा फैट बॉडी, यानी कि अच्छी सी हृष्ट पुष्ट वाली बॉडी। एंड जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस वर ओपन टेस्टिमनीज और प्रूफ फॉर देयर वेल्थ। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि यदि किसी इंसान का शरीर अच्छा है तो तुम समझ सकते हो कि वो काफी ज्यादा खुश भी है और एकदम प्रॉस्पेरियस भी है। इसके बाद में द बेकर वॉज नॉट जस्ट अ सेलर, यानी कि जो बेकर था वो केवल ब्रेड को सेल करने वाला ही नहीं था, बट अ फ्रेंड एंड गाइड टू द विलेजर्स, showing how importance and showing how important and successful they were in the traditional grown society। यानी कि ट्रेडिशनल जो गोवन सोसाइटी था सारी जगह पर ब्रेड का यूज हो जाता। यही वजह था कि जो बेकर था ना वो गोवा के लोगों में काफी ज्यादा अच्छा रोल निभाता था। तो ये हो गया आपका लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन। अब ये देखो अपने एनसीईआरटी की बुक को ओपन करो और ये सारे प्रश्न आपको उसमें मिल जाएंगे। ये आपको मिलेंगे शॉर्ट वाले क्वेश्चन जो कि आपको अच्छे से देख लेना है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद में चलो, ये वाला देखो बेटा नहीं है, बस तुम लोग को यही तक पढ़ना है, लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन तक। इसके बाद में इसके आगे का जो था वो दूसरे वाले चैप्टर का था। तो बस मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछना ना भूलना। और हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।